सोशियोलॉजी के लोग बोलते हैं मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, सोशल एनिमल है। आपने बचपन में सुना होगा ना, मैन इज अ सोशल एनिमल। है तो एनिमल ही, लेकिन सोशल एनिमल है। ठीक है। फिलोसफी में अरस्तु जैसे लोग कहते हैं कि मैन इज अ रैशनल एनिमल। और इसलिए अलग अलग विषय के लोग अलग अलग व्याख्या करते हैं। सच बात यह है कि मैन न तो केवल सोशल है, न केवल रैशनल है, और न ही पूरी सृष्टि में केवल हम सोशल हैं, न ही केवल हम रैशनल हैं। एक समय के मूर्ख मानते थे कि मनुष्य के अलावा कोई सामाजिक नहीं है। बाद के समझदारों ने साबित किया कि मनुष्य जितना सामाजिक है, लगभग उसके आसपास की सामाजिकता मधुमक्खियों में भी है, चींटियों में भी है, और भी कई स्पीशीज में है। तो ये दावा खत्म हो गया कि मनुष्य अकेला सामाजिक प्राणी है। ये बात खत्म हो गई। तब एंथ्रोपोलॉजी के लोगों ने कहा कि सामाजिक तो बाकी स्पीशीज में है, लेकिन कल्चरल एनिमल केवल मनुष्य है। मनुष्य एक सांस्कृतिक प्राणी है। इस पर फिर भी लोगों ने कहा हाँ, ये बात फिर भी ठीक लग रही है, क्योंकि सामाजिकता बहुत बेसिक बात है जो कई स्पीशीज में होती है। सांस्कृतिक एलिमेंट थोड़ी सी जटिल बात है जो शायद केवल मनुष्य में है। अरस्तु ने कहा कि मनुष्य तार्किक प्राणी है, तार्किकता पशुओं में नहीं होती है। ये बात वेस्टर्न फिलोसफी में इतने लोग कह चुके हैं। इकोनॉमिक्स के लोग भी मानते हैं कि मनुष्य बेसिकली रैशनल एनिमल है, और अमाउंट ऑफ रैशनैलिटी से ही पता लगता है कि अमाउंट ऑफ ह्यूमैनिटी कितना ज्यादा है। जो मनुष्य जितना तार्किक है वो उतना ही ज्यादा मनुष्य है, बाकी मनुष्यों की तुलना में उतना ही बेहतर है। लेकिन ईमानदारी की बात है कि तार्किकता केवल मनुष्य के पास है, ऐसा नहीं। सबसे कम तार्किक मनुष्य और सबसे ज्यादा तार्किक बंदर, चिंपैंजी या कुत्ता, इसकी तुलना करेंगे तो आप पाएंगे कि सबसे ज्यादा तार्किक चिंपैंजी सबसे कम तार्किक मनुष्य से काफी आगे है। हल्का फुल्का आगे नहीं है, काफी आगे है। और ऐसी कुछ केसेस कुछ दिन पहले हुए हैं, रिसर्च हुई है कि कुछ एनिमल्स ने लगभग चौथी, पांचवी, छठी क्लास के बच्चे मैथ्स या रीजनिंग में जिस लेवल के सवाल सोल्व करते हैं, उस लेवल के सवाल सोल्व किए। मैथ्स के नहीं सोल्व किए, उस डिफिकल्टी लेवल की लॉजिकल प्रॉब्लम्स को सोल्व कर दिया। और तभी मानना पड़ा कि अगर इनके पास लैंग्वेज होती तो शायद ये मैथ्स भी उतना अच्छा पढ़ रहे होते। और कोई एनिमल से बंदर है। तो एक मोटी मोटी बात कॉन्टिन्यूम अप्रोच लेके चलनी है। मनुष्य तार्किक होता है, बाकी तार्किक नहीं होते, बकवास बात है। मनुष्य ज्यादा तार्किक होता है, बाकी प्राणी कम तार्किक होते हैं। मनुष्य ज्यादा सामाजिक होता है, बाकी प्राणी कम सामाजिक होते हैं। हम तो कॉन्टिन्यूम अप्रोच लेके चलेंगे। कॉन्टिन्यूम अप्रोच से गलतियां कम होती हैं, हम मिसलेड नहीं होते हैं, चीजें हमारे पास ठीक निष्कर्ष रूप में आती हैं। मोटी मोटी बात यह है कि मनुष्य की वो क्षमता जिसने मनुष्य को बाकी स्पीशीज से आगे किया, वो रैशनैलिटी है। और उस रैशनैलिटी को ही जब अध्ययन करना शुरू किया गया तो एक कंसेप्ट के रूप में फॉर्म किया गया, कंसेप्चुअलाइज किया गया। उस कंसेप्ट का नाम है इंटेलिजेंस। अब जो रूट्स हैं इन शब्दों के, इंटेलीगेयर एक शब्द है। इंटेलीगेयर का मतलब होता है चीजों को अलग अलग करने की क्षमता। आप चाहें तो एक शब्द नोट कर लें, इंटेलिजेंस शब्द का जो रूट है, इंटेलीगेयर एक शब्द है। मैं आपको उसकी रूट अगर आप जानना चाहें कौन सी भाषा से है, तो वो लैटिन वर्ब है। तो कहीं अगर मौका मिले तो इस शब्द का इस्तेमाल कर दीजिएगा। लैटिन वर्ब है, यानी क्रिया है लैटिन भाषा की, और इस वर्ब की स्पेलिंग है इंटेलीगेयर या जेयर, GERE। इंटेली के बाद GERE। और इंटेलीगेयर का मतलब होता है चीजों को अलग करने की क्षमता या पिक आउट करने की क्षमता। तो कुछ चीजों के बीच में से कुछ ढूंढने की क्षमता, अलग करने की क्षमता। जो व्यक्ति विभिन्न चीजों को अलग अलग कर सकता है, उसके पास ये क्षमता ज्यादा है। ये इसका रूट है, यानी शब्द का मूल है। लेकिन अब इस कंसेप्ट का मतलब सिर्फ इतना तो बचा नहीं, अब तो कंसेप्ट काफी आगे बढ़ गया है। तो सबसे पहले समझते हैं इंटेलिजेंस का एकदम बेसिक मतलब क्या है। बेसिक मतलब यह है कि इंटेलिजेंस एक क्षमता है, एक एबिलिटी है या योग्यता है। और उस योग्यता से हम क्या क्या करते हैं, जब तक हम कॉम्प्लेक्सिटीज में ना जाएं तब तक इंटेलिजेंस को डिफाइन करने के लिए कौन सी बेसिक बात मान सकते हैं। तो इंटेलिजेंस या बुद्धिमत्ता एक क्षमता या योग्यता है जिसके माध्यम से हम 3-4 तरह के काम कर लेते हैं। सबसे पहला काम क्या कर लेते हैं? टू अंडरस्टैंड, यानी समझना। तो कुछ भी समझने की जो क्षमता है वो इंटेलिजेंस का एक पक्ष है। अच्छा, समझने को या अंडरस्टैंड करने को थोड़ा सा और अच्छी भाषा में कहें और गहराई के साथ कहें, उसको बोलते हैं टू कॉम्प्रीहेंड। आप कॉम्प्रीहेंशन के सवाल करते हैं ना, कॉम्प्रीहेंशन क्या है? कॉम्प्रीहेंड करने की क्षमता। और कॉम्प्रीहेंड करने का मतलब होता है चीज को उसके सभी आयामों के साथ एग्जैक्टली समझने की क्षमता। तो बोधन की क्षमता, टू अंडरस्टैंड, टू कॉम्प्रीहेंड, इनको आप दो माने चाहे एक माने, एक ही बात है। इसलिए पहला है टू अंडरस्टैंड एंड टू कॉम्प्रीहेंड। अंडरस्टैंड एक सामान्य शब्द है, किसी बात को समझना, अंडरस्टैंड करना है। कॉम्प्रीहेंड करना अंडरस्टैंड करने का ही एक थोड़ा सा ज्यादा गहरा रूप है, जटिल रूप है। कॉम्प्रीहेंशन में क्या होता है? कोई वाक्य अपने आप मुश्किल थोड़ा होता है, सारे वाक्य सामान्य हैं। लेकिन उसमें ऐसा हो सकता है कि कोई एक वाक्य 3-4 वाक्यों से मिला के बना हो। ये हो सकता है कि 7वें वाक्य में जाकर पहले वाक्य की बात पूरी स्पष्ट हो पा रही हो। और इसलिए पूरी बात को सभी आयामों के साथ एग्जैक्ट सेंस में समझना, सटीक रूप में समझना, इस क्षमता को बोलते हैं कॉम्प्रीहेंड करना। बात को ठीक तरीके से अपने दिमाग में बैठा लेने की क्षमता, इसको बोलते हैं कॉम्प्रीहेंड करने की क्षमता। तो अंडरस्टैंडिंग का थोड़ा सा बेहतर रूप, थोड़ा सा गहरा रूप, इसको बोलेंगे कॉम्प्रीहेंड करने की क्षमता है। दूसरा काम जो इंटेलिजेंस के माध्यम से हम करते हैं वो है जो लॉजिकल ऑपरेशन है, तार्किक क्रियाएं। तो उसको रीजनिंग कह सकते हैं, लॉजिक कह सकते हैं, या ऐसा कोई भी शब्द। तो तार्किक क्रियाएं करने की योग्यता है, टू इंडल्ज इन लॉजिकल ऑपरेशंस। कोई भी ऐसा काम जिसको करने के लिए लॉजिक की जरूरत है।
और लॉजिक ऑपरेशंस का बेसिक मतलब क्या हुआ? जैसे आपको कोई विषय पढ़ना है, मैथ्स पढ़ना है मान लीजिए, मैथ्स पढ़ने के लिए क्या चाहिए? लॉजिकल फैकल्टी चाहिए, क्योंकि मैथ्स क्या है? लॉजिकल सेंस को जब नंबर्स के रूप में ले आएंगे तो वो मैथ्स बन जाएगा। तो लॉजिक डिफाइंड इन नंबर्स इज अरिथमेटिक, लॉजिक डिफाइंड इन स्पेसेस इज ज्योमेट्री। तो ज्योमेट्री क्या है? जब तर्क शास्त्र को स्पेस पे अप्लाई करते हैं तो ज्योमेट्री बन जाती है। इसलिए अगर आपके लॉजिकल ऑपरेशंस अच्छे हैं तो इसकी संभावना है कि आपका मैथ्स बेहतर होगा, गणित आपका अच्छा होगा। इस सेंस में कहते हैं लॉजिकल ऑपरेशन। या फिर जो रीजनिंग है, कोई भी ऐसा सवाल जिसका संबंध रीजनिंग से होगा वो भी आप बेहतर करेंगे अगर आपने तार्किक क्रियाएं करने की क्षमता बेहतर है तो। ये दो बातें हो गई। तीसरे दो शब्द हैं जो शब्द थोड़े से कुछ नहीं लग सकते हैं आपको, हालांकि जिक्र हुआ था एक दिन। एक होता है कंसेप्चुअलाइज करने की क्षमता। कंसेप्ट समझते हैं ना क्या है? टू कंसेप्चुअलाइज, और टू कंसेप्चुअलाइज के लिए हिंदी में बोलेंगे अवधारणाएं समझने की क्षमता, अवधारणात्मक क्षमता। अवधारणा के लिए एक शब्द और क्या चलता है? संकल्पना। अवधारणात्मक क्षमता, टू कंसेप्चुअलाइज। अब कंसेप्चुअलाइज शब्द समझते समझते एक शब्द और अगर समझें, जो मैंने एक दिन कहा भी साहब से सुकरात का जिक्र करते हुए, उसको बोलते हैं एब्स्ट्रैक्शन की क्षमता। क्या ये शब्द आपने कभी सुना है? एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन को हिंदी में कहते हैं अमूर्तन की क्षमता। अमूर्तन या अमूर्तीकरण एक शब्द है। मोटे तौर पर इन सब शब्दों, इन सब क्षमताओं के समुच्चय का एक नाम है इंटेलिजेंस। एक क्षमता इसमें भी और है, अमूर्तीकरण। अब आपके मन में सवाल आ सकता है कि ये दोनों चीजें क्या हैं? एक बार बताया था, एक बार हल्का सा फिर बताता हूं, बात को समझ लीजिए। ठीक, जैसे मान लीजिए आपसे कोई कहे कि भाई परिभाषा दो, किसकी दो परिभाषा? डस्टर की दो। ठीक, डस्टर हमारे हाथ में है। ये जो डस्टर है, ये डस्टर दिख रहा है या सोचा जा रहा है इसके बारे में? है ना, दिख रहा है, यानी कि परसेप्टिबल है, दिखने वाली वस्तु है। ये डस्टर नहीं है, ये डस्टर का उदाहरण है। डस्टर ऐसा होता है क्योंकि अगर प्लास्टिक का होता, इसका फोम थोड़ा सा मोटा होता तो भी आपके लिए डस्टर है। इसका मतलब ही है कि अगर दो विभिन्न वस्तुओं को एक ही नाम से पुकार रहे हैं तो वो नाम व्यक्ति विशेष का नहीं है, व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, वो जातिवाचक संज्ञा है, वर्ग विशेष की संज्ञा है, क्योंकि दोनों पर एक ही नाम चल रहा है। तो आपने इसको भी डस्टर कहा, उसको भी डस्टर कहा, जबकि दोनों दिखने में अलग अलग है, दोनों का रंग अलग अलग है। कैसे कहा? क्योंकि आपने कंसेप्चुअलाइज कर लिया। कंसेप्चुअलाइज कैसे किया? आपके दिमाग में एक परिभाषा या धारणा बनी हुई है। धारणा क्या है? एक ऐसी वस्तु जिसको हाथ में पकड़ा जा सके, भौतिक हो, बहुत हल्की, बहुत भारी ना हो, जिसके ऊपर कुछ ऐसा कपड़ा या फोम लगा हो जिससे बोर्ड पर लिखी हुई स्याही जैसी चीजों को मिटाया जा सके, उसको डस्टर कहते हैं। और क्योंकि इस परिभाषा से वो दोनों वस्तुएं कोरस्पॉन्ड कर रही हैं, उस परिभाषा को दोनों रिप्रेजेंट कर रही हैं, इसलिए आप दोनों के बारे में कहेंगे ये भी डस्टर है, ये भी डस्टर है। और जब पहली बार कोई आपको समझाएगा कि डस्टर क्या होता है, वो आपको एग्जांपल देकर समझाएगा कि देखो ये डस्टर होता है और ये भी डस्टर होता है, तब आप क्या करेंगे? तब एब्स्ट्रैक्शन करेंगे। छोटे बच्चों को मूर्त समझ में आता है, जो सामने दिख रहा है वो, उस मूर्त में से जो गैर अनिवार्य है उसको हटा देना और केवल अनिवार्य पक्षों को जोड़कर मन में एक छवि बना देना, इसको बोलते हैं अवधारणा बनाना, यानी कि कंसेप्चुअलाइज करना। तो हम क्या समझेंगे कि डस्टर के लिए लकड़ी का होना आवश्यक नहीं है, डस्टर के लिए पीला होना आवश्यक नहीं है, डस्टर के लिए इतना भारी होना आवश्यक नहीं है, सेल का भी हो सकता है। जो आवश्यक है वो सिर्फ इतना है कि एक बेस होना चाहिए, उसके ऊपर एक ऐसा कपड़ा या कुछ हो जिससे सफाई हो सके। जिसमें भी ऐसा है वो डस्टर है, बात खत्म हो गई। जो डस्टर की परिभाषा है, केवल उस परिभाषा से बना हुआ डस्टर दुनिया में एक भी नहीं है, क्योंकि परिभाषा में पीला रंग नहीं है, लकड़ी नहीं है, प्लास्टिक भी नहीं है। और दुनिया में ऐसा कोई डस्टर हो नहीं सकता जो न लकड़ी का हो, न प्लास्टिक का हो, न किसी और धातु का हो। किसी धातु का होगा, और जिस धातु का होगा उस धातु का नाम डस्टर की परिभाषा में नहीं आएगा, क्योंकि वो अनिवार्य है, गैर अनिवार्य बात है, गैर अनिवार्य बात है। इसका मतलब अवधारणा एक अमूर्त वस्तु है, और अमूर्त का सिंपल मतलब है जिसके बारे में सोच सकते हैं, जिसे देख नहीं सकते। आप डस्टर या डस्टरनेस को सोच सकते हैं, देख नहीं सकते। जब देखेंगे तो वो उस डस्टर के कंसेप्ट के उदाहरण होंगे, एग्जाम्पल्स होंगे, न कि वो डस्टर की परिभाषा वाली बात होगी। बात समझ में आ रही है? अभी जो आप थोड़ी देर से कर रहे थे, इसी को बोलते हैं अमूर्तीकरण, एब्स्ट्रैक्शन। और एब्स्ट्रैक्शन की मदद से जो चीज बनती है उसको बोलते हैं कंसेप्ट। जैसे आप लोग ये बताएं कि आप में से कितने लोगों ने राष्ट्र को देखा है, अपने राष्ट्र को आज तक देखा है? आप खूब राष्ट्रवादी हो ना, देशभक्त हो ना, तो आप में से कितने लोगों ने अपने देश को देखा है? हाथ खड़ा करें। लीजिए, एक ने भी नहीं देखा है। वाह, देश को भी नहीं देखा। आपने देखा देश को? अच्छा समझाओ जरा, उसके बताओ कहाँ देखा था? किसमें? मैप में देखा है। अच्छा, वो देश था कि देश की फोटो थी? अच्छा ठीक है, चलो, तो इन्होंने देश को देखा हुआ है, बहुत बढ़िया। कह रहे ये जो सब दिख रहा है यही तो देश है। इसीलिए एक दार्शनिक था एजे एयर, जब उसको किसी व्यक्ति ने ऐसा तर्क दिया, उसने कहा कि मैं दर्शन की चर्चा करते हुए कवियों से बात करना पसंद नहीं करता हूं। दर्शन की चर्चा में कवियों की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कवि ये समझ भी नहीं पाते कि वो क्या बोल रहे हैं। उसने एक खास कंटेक्स्ट में ऐसा कहा, वो कवियों से बहुत नाराज रहता था, लेकिन उस कंटेक्स्ट में सही बात कही उसने। तो खैर चलिए, पानी क्या कहे बताइए? जो पानी आपके पास है उसका जो कंसेप्ट है पानी का, वो तो है हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिला हुआ, और जो आपके पास पीने वाला है उसमें एग्जैक्टली वो कंपोजिशन शायद ना मिले जैसा आप आइडियली सोचते हैं।
उसमें कुछ ना कुछ ऐसा मिक्स होगा, बेशक वो धूल के थोड़े से कण हो, कुछ भी हो। इसलिए दर्शन कहते हैं कि परसेप्ट कंसेप्ट के बहुत नजदीक हो सकता है, लेकिन 100% वैसा नहीं हो सकता। मतलब बर्टन रसल ने यहां तक कहा कि त्रिभुज की धारणा में 180 डिग्री का त्रिभुज हो सकता है, दुनिया में एक भी रियल त्रिभुज 180 डिग्री का नहीं हो सकता है। ये सब बड़ी रोचक रोचक बातें हैं, कभी विस्तार में इस पर आएंगे तो समझेंगे। बिंदु की परिभाषा है जिसकी ना लंबाई हो ना चौड़ाई हो, बनाओ ऐसा बिंदु। रेखा की परिभाषा है बिंदुओं में लंबाई हो किंतु चौड़ाई ना हो, बनाओ ऐसी लंबाई जो बिना चौड़ाई की है, बना लो। ज्योमेट्री की परिभाषाओं से बिंदु बन ही नहीं सकता, रेखा बन ही नहीं सकती। और फिर क्या बोलते हैं, त्रिभुज 3 भुजाओं का योग है, भुजा बन नहीं रही एक भी, तो बना रही त्रिभुज। इस सेंस में कहते हैं कि जो त्रिभुज है, जो बिंदु है, जो रेखा है, वो कंसेप्ट है। कागज पे उतारेंगे तो चौड़ाई आ जाएगी, तो रेखा रहेगी नहीं। कागज पे उतारेंगे तो बिंदु में मोटाई आ जाएगी, तो बिंदु रहेगा नहीं। इस वजह से जो आइडियल डेफिनेशन होती है और जो उसको हम कागज पे लाते हैं, उसमें अंतराल आ जाता है, और उसी अंतराल की वजह से कहते हैं कंसेप्ट एग्जैक्टली केवल सोचा जा सकता है, उसको देखा नहीं जा सकता है ना। इस पर जब दर्शन पढ़ेंगे तब और शास्त्रार्थ कर लेंगे। बहुत बढ़िया। तो इंटेलिजेंस वह क्षमता है, 3 बातें बता चुका हूं, जल्दी से बोलो कौन कौन सी बातें। पहली बात क्या है, टू अंडरस्टैंड एंड कॉम्प्रिहेंड। दूसरा बताओ, लॉजिकल ऑपरेशंस। तीसरा क्या है, टू कंसेप्चुअलाइज और टू गो फॉर एब्स्ट्रक्शन। चौथी और अंतिम जो सिंपल सी बात जो मैंने पहली क्लास में बताई थी, जिस बच्चे की ताल तल नहीं रही थी, फिर उसने बैटरी ढूंढ के ताल तलाई थी अपनी, याद आ गया, उसको बोलते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग या सिचुएशन हैंडलिंग। और इसका मतलब है टू हैंडल द सिचुएशन विद गिवन रिसोर्सेस। उपलब्ध संसाधनों की मदद से किसी समस्या का समाधान करना, इसको बोलते हैं चौथी बात। इसको हिंदी में आप समस्या का समाधान कह लीजिए, मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच कह लीजिए, सिचुएशन हैंडलिंग कह लीजिए, तो परिस्थितियों को सुलझाना, ये चौथी बात है। और देखिए बाकी सब बेकार की बातें हैं। आपने 12वीं क्लास में कितने नंबर हासिल किए, 4 दिन के बाद कोई नहीं पूछता जिंदगी भर आपसे। और अगर 12वीं के नंबरों से फैसले होते तो नरेंद्र मोदी चाय बेच बेच के पीएम बन जाते, सीधी सी बात है। सब बेकार की बातें हैं। आप स्कूल में पढ़ने में कितने अच्छे थे, मतलब अच्छे थे तो अच्छी बात तो है ही, लेकिन इससे कोई गारंटी नहीं है कि कुछ तोप चला देंगे दुनिया में। और यदि आप स्कूल में खराब थे पढ़ने में, तो इससे कोई पक्का नहीं है कि तोप नहीं चला पाएंगे, क्योंकि अंततः दुनिया जिस चीज से चलती है वो बेसिक क्षमताएं हैं। और उन बेसिक क्षमताओं में से सबसे महत्वपूर्ण में से एक का नाम है इंटेलिजेंस। जिसके पास ये सब है, वो चाहे खूब पढ़ा हो चाहे ना पढ़ा हो, जिस दिन ठान लेगा कुछ करने के लिए, उसकी क्षमताएं उससे वो करवा लेंगे, और उसके बाद वो साबित करके दिखा देगा कि उसके अंदर कितना दम है। तो ये है इंटेलिजेंस का सबसे सामान्य मतलब, जिसको हम बेसिकली लेकर चलेंगे और फिर समझेंगे कैसे कैसे इसका विकास हुआ, धारणा का कहां कहां दिक्कत हुई। दूसरी बात है कि इंटेलिजेंस का स्कोप क्या है। स्कोप का मतलब कहां कहां ये चीज दिखाई पड़ती है। इंटेलिजेंस का अध्ययन करते हुए हम किस किस लेवल तक जा सकते हैं। और इसमें एक तो बेसिक सी बात है जिसको बोलते हैं ह्यूमन इंटेलिजेंस, वो तो कहने की बात ही नहीं है। ह्यूमन बींग्स तो इंटेलिजेंट होते ही हैं प्रायः, ठीक। ये तो एक पक्ष है जो भी विस्तार में देखना है। मैं आपसे कुछ और सवाल पूछना चाह रहा हूं, क्या आपको लगता है कि एनिमल्स भी इंटेलिजेंट हो सकते हैं? पक्का लगता है? तीसरा जगत है प्लांट्स का जगत, और चौथा जगत हो सकता है मशीन्स का जगत, क्योंकि आजकल इंटेलिजेंस की बात जब आती है तो मशीनों का जिक्र बीच में आ ही जाता है। तो इंटेलिजेंट ह्यूमन बींग्स तो सामान्य बात है, आपको हर तरफ ऐसे लोग दिखते होंगे जो इंटेलिजेंट हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, सामान्य बात है। एनिमल्स भी इंटेलिजेंट हो सकते हैं। शुरू में कुछ लोग मानते थे कि ऐसा नहीं होता है, लेकिन अब जो रिसर्च है वो मानती है कि कुछ एनिमल्स जो हायर एनिमल्स हैं, जो विकास के क्रम में मनुष्य से बहुत दूर नहीं है, उनमें इंटेलिजेंस भी मनुष्य से बहुत कम नहीं, थोड़ा अंतर तो है। तो मोटा मोटा आपको बता रहा हूँ 4-5 एनिमल्स के नाम, किस किसके नाम बताना चाहेंगे जो इंटेलिजेंट है ठीक ठाक। एक तो चिंपैंजी है, एक बंदर में एप्स जो होते हैं ना, उनको ज्यादा अच्छा माना जाता है। एप्स को, एप को हिंदी में क्या बोलेंगे, लंगूर बोलेंगे, ठीक है लंगूर बोलो। तो चिंपैंजी, एप्स। एक मछलियों की दुनिया में हो गई डॉल्फिन, डॉल्फिन्स हो गई, और डॉग, हाँ डॉग्स भी काफी इंटेलिजेंट होते हैं। डॉग्स के बाद चूहा, यस, चूहे के बारे में खूब अध्ययन हुए हैं। अपनी अपने हिसाब से आप लोग जिनको करना चाहें कर लें, कोई दिक्कत नहीं है। रेट्स तो हैं, माना जाता है, जिन पर रिसर्च हुई उनकी बात कर रहा हूँ। इन सब पे खूब रिसर्च हुई है। और एक है तोता, पैरट। पैरट, अरे थोड़ी बहुत तो सब में है ही भाई, जिन पे रिसर्च हुई मैं उनकी बात कर रहा हूँ। थोड़ी बहुत तो आप चींटी को देखिए ना, बिहेवियर। चींटी आपके नोटबुक पे घूम रही है, उसे पता नहीं कि नोटबुक है आपकी। आपने जैसी नोटबुक को हिलाया, उसे लगा प्लेट टेक्टोनिक्स हो गया। उसके लिए तो वही हुआ ना, आपकी एक कॉपी से दूसरी कॉपी टकराई और वो कॉपी हिली जिसके ऊपर वो बैठी थी, तो उसके लिए क्या हुआ, वो प्लेट टेक्टोनिक्स हुआ, भूकंप आया। अब जैसे ही भूकंप आएगा वो एकदम स्थिर हो जाती है और समझ जाती खतरा है। फिर आप उसको फूंक मारोगे, फूंक मार मार के बेहाल हो जाओगे, वो उड़ेगी नहीं। उसकी इंटेलिजेंस का लेवल है, उसको पता है कि इस समय रिस्क है, इस समय संभल के रहना है, थाम के रहना है। ये तो इंटेलिजेंस ही है। और बीच से रास्ता निकाल लेती है। मच्छरों को देखिए,
आप ताली बजा बजा के मर जाते हैं, कहाँ से निकल जाते हैं, क्योंकि उनको आइडिया हो जाता है कि कहाँ से कैसे जान बचानी है। इसका मतलब इंटेलिजेंस किसी न किसी मात्रा में तो है ना उनके पास ही भाई। लेकिन जिन कुछ 5-6 प्राणियों पर, एक कौवा भी इसमें आता है, कौवा, उस पर भी खूब स्टडी हुई है, रेवन बोलते हैं, RAVEN, मतलब कौवों का एक वर्ग माना जाता है जिन पर स्टडीज हुई और इनको भी माना गया कि इनका भी इंटेलिजेंस का लेवल ठीक ठाक है। अगर आपको एक किताब का नाम केवल लिखना हो, निबंध विबंध में अगर आप उसका कोट करना चाहें, उस किताब का नाम है द इंटेलिजेंस ऑफ डॉग्स, एक किताब ही है इस पर, लिखिए द इंटेलिजेंस ऑफ डॉग्स, स्टैनली कोरेन नाम के लेखक हैं, खूब विस्तार में इसके बारे में लिखा है, खूब रिसर्च की एक्सपीरियंसेस हैं, तो एक्सपेरिमेंट्स पूरे लिखे हैं उसमें, क्या एक्सपेरिमेंट किया, क्या फाइंडिंग्स है। स्टैनली कोरेन, STANLEY, स्टैनली COREN, स्टैनली कोरेन, पुस्तक का नाम है द इंटेलिजेंस ऑफ डॉग्स, कुत्तों की बुद्धिमत्ता, हिंदी में अनुवाद अगर करना हो, या श्वानों की बुद्धिमत्ता ऐसा कर सकते हैं, या कुकर बुद्धिमत्ता कह सकते हैं इसको, जिससे थोड़ा सा कुकर एक बात है, चलिए लोमड़ी भी होती है, सही बात है। बहुत सारे स्पीशीज हैं, इन सब में आप देखेंगे इनका बिहेवियर तो दंग रह जाएंगे कई बार, इतनी समझदारी से काम करते हैं। चलिए, अगर आप कभी छिपकली को भी ध्यान से देखें, छिपकली जैसे दीवार पे हरकत करती है, अगर उसे कहीं कोई कीड़ा दिख जाए या मच्छर दिख जाए, जिस तरह से दबे पाँव जाती है और फिर अचानक जंप करके उसको पकड़ती है, ऐसी थोड़ा ना हो रहा है, वो भी तो इंटेलिजेंस है ही ना भाई। तो इंटेलिजेंस किसी न किसी मात्रा में तो है ही सबके पास है, कौन सी बड़ी बात है। प्लांट्स के बारे में क्या ख्याल है, क्या पेड़ पौधे भी समझदार होते हैं? अब आपके मन में एक आएगा छुई मुई, छुई मुई का जो रिस्पॉन्स है वो सोच समझ के किया गया रिस्पॉन्स है या नेचुरल रिस्पॉन्स है? वो तो नेचुरल है। ये कुछ कुछ वैसा हुआ जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है, जैसे व्यक्ति धूप में जाता है चेहरा लाल हो जाता है, मान लीजिए धूप आई लाल हो गया, आप कहेंगे देखो कितना समझदार, लाल कर लिया खुद को, वो अपने आप हुआ है, उसने लाल किया नहीं अपने आप को, वो अपने आप हो गया है। छुई मुई के रिस्पॉन्स में ऐसा नहीं है कि उसने एक स्टिमुलस देके तय किया कि मुझे ये रिस्पॉन्स करना चाहिए, इसलिए छुई मुई का बिहेवियर इंटेलिजेंस का उदाहरण नहीं है, लेकिन सूरजमुखी का है। और ऐसा कहा जाता है कि सूरजमुखी जैसे कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जिनको लेकर ये धारणा बन चुकी है कि सूरजमुखी क्या करता है पौधा, वो पहले सेंस करता है कि सूरज किस तरफ है, और ये सेंस करके कि सूरज उधर है और मेरे अस्तित्व के लिए ज्यादा अच्छा है कि मैं उस तरफ घूम जाऊं, खुद को रोटेट कर लेता है। तो सिचुएशन को सेंस करके उसके हिसाब से सिचुएशन को हैंडल करना अगर बुद्धिमत्ता ये है, तो बुद्धिमत्ता का बहुत बेसिक फॉर्म प्लांट्स की दुनिया में भी दिखता है। और इसलिए ये जो लेटेस्ट एक्सपीरियंसेस हैं, एक्सपेरिमेंट्स हैं, वो बता रही है कि प्लांट्स में भी बुद्धिमत्ता का स्कोप है। इस पर रिसर्च और चल रहा है, कुछ समय के बाद कुछ शॉर्ट ठोस तथ्य हमारे हाथ में होंगे, लेकिन अभी सूरजमुखी को लेकर ये सहमति है और रिसर्च इस पर चल रही है। और एक रिसर्च जो भारत में ही हुआ करीब 15 साल पहले, ऐसे रिसर्च दुनिया भर में हो रहे हैं। अब उसको आप इंटेलिजेंस मानेंगे या उसको इमोशनल रिस्पॉन्स मानेंगे, एक अंतर है, लेकिन रिसर्च क्या है मैं आपको बताया था, मुंबई में हुआ रिसर्च। एक व्यक्ति ने 2 पेड़ लगाए, एक ही बगीचे में लगाए, एक ही स्थान पर लगाए, एक ही बीज, एक ही खाद, एक जैसा पानी, एक जैसी धूप, एक जैसी हवा, सब कुछ एक जैसा दिया। अंतर सिर्फ ये किया कि एक पौधे के पास जाके उसे रोज थपथपाया, उससे रोज बातें की, और एक से बातें नहीं की। एक पौधे के पास जाके रोज और भी क्या हाल है, आज सब ठीक रहा, धूप तेज तो नहीं थी, ज्यादा परेशान तो नहीं हुए, सहलाते हुए उसको हाल चाल पूछा उसका, इतना ही करता रहा। और ये उसने साबित किया कि जिस पौधे से रोज बात की गई, उस पौधे के डेवलपमेंट की प्रोसेस दूसरे पौधे से बेहतर थी। आजकल ऐसे रिसर्च को खूब लोग कोट करते हैं, लेकिन इससे पौधा इंटेलिजेंट है ये साबित हुआ या पौधा इमोशनल बिहेवियर को रिस्पॉन्ड करता है ये साबित हुआ, अभी हम जल्दबाजी इसमें नहीं कर सकते, इंटेलिजेंस का अध्ययन इसको नहीं मानते। लेकिन हाँ, ऐसी स्टडीज हैं जो बता रही हैं कि पौधे भी ह्यूमन इंटरेक्शन को रिस्पॉन्स करते हैं, उसे रिस्पॉन्स करते हैं और बेहतर रिस्पॉन्स करते हैं। ये सब ये भी अध्ययन के दौर में चल रहा है। अंतिम बात है मशीन्स, और मशीन्स में जो इंटेलिजेंस का लेवल है उसको आजकल हम क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में अभी इंटेलिजेंस का लॉजिकल एस्पेक्ट तो आ गया है। इंटेलिजेंस के बहुत सारे पक्ष अभी हम पढ़ेंगे, 7-8 प्रकार की इंटेलिजेंस मानी गई है, सारे उसमें नहीं आ पाए हैं, लेकिन हाँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी कुछ ऐसे संकेत आ गए हैं। देखिए इंटेलिजेंस तो बहुत बेसिक लेवल पर, जब कैलकुलेटर पहली बार बना था तो आप कह सकते हैं कि वो मशीन भी इंटेलिजेंट तो थी ही, क्योंकि आपने उससे मुश्किल सवाल पूछा, उसने खड़क से जवाब दे दिया। तो वो मशीन कम से कम लॉजिकल मैथमेटिकल प्रोसेस हमसे तेज गति से, हमसे ज्यादा एक्यूरेसी से कर रही थी, और इस सेंस में कैलकुलेटर भी हमारे ह्यूमन माइंड की तुलना में ज्यादा अच्छे ऑपरेशंस कर लेता था, ये बात तो थी ही। अब जो लेवल है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है, उसमें क्या है, स्वचालित इंटेलिजेंस, जिसमें हमें हर जगह कमांड देने की जरूरत नहीं है कि ऐसा करके बताओ, ये करके बताओ। अब स्थिति है कि मशीनें खुद सेंस कर रही हैं सिचुएशन को, उस सिचुएशन को समझ रही है, कॉम्प्रीहेंड कर रही हैं, कॉम्प्रीहेंड करके सोच रही है कि इस सिचुएशन में क्या क्या रिस्पॉन्सेज हो सकते हैं, उनमें से बेस्ट रिस्पॉन्स को चूज कर रही हैं और वो बेस्ट रिस्पॉन्स आपके सामने पेश कर देती हैं। अगर ये सारी चीजें कोई मशीन कर पा रही है, कोई रोबोट कर पा रहा है, तो इसका मतलब है कि ह्यूमन इंटेलिजेंस के बहुत नजदीक पहुंचने के आसपास मशीनें पहुंच गई हैं। वो कौन सा रोबोट है जिसको ईरान की नागरिकता मिली है? सोफिया। अगर आप उसके वीडियो देखें कैसे वो बात करती है, तो उससे कोई सवाल पूछता है तो उसको हंसने वो सब इसका कर रखा है। आप उसको थोड़ा उल्टा सवाल पूछेंगे, पहले वो थोड़ा सा हंसेगी, हाँ सब तो वो छोटी बात है, उसके बाद फिर वो रिस्पॉन्स देगी बढ़िया सा। कोई इससे फ्लर्ट करता है तो उसके बाद उसी का जवाब ठीक वैसे जैसे मजनू को दिया जाना चाहिए वैसे जवाब देती है वो, क्योंकि उसको आइडिया है कि ये प्रश्न है, इसकी सेंस ये है।
प्रश्न सुना, अपने वो ऑडियो डिवाइस से सुना ध्यान से, उसे प्रोसेस किया, जैसे प्रोसेस किया सीपीयू ने समझ लिया कि ये प्रश्न उस तरह का है, उस प्रश्न के रिस्पॉन्सेस क्या है, पहले से फीड है बहुत सारे, उस सिचुएशन में बेस्ट रिस्पॉन्स क्या है, वो तुरंत सिलेक्ट हुआ, जैसे सिलेक्ट हुआ उसकी ऑडियो डिवाइस में चला गया, स्पीकर में चला गया, और स्पीकर जब बोल रहा था तो उसका मुंह उसी तरह से हिलता हुआ दिखा, और उसने कहा कि आप बहुत नॉटी हैं, शरारती हैं, यू शुड बिहेव इंडिपेंडेंट, यू शुड बिहेव रैशनली, ऐसा कुछ बोल दिया उसने। और ये सारा काम अपने आप चल रहा है, कोई ह्यूमन इंटरवेंशन एक बार के प्रोसेस को डेवलप करने के बाद नहीं है। जैसे लोग कहते हैं ना कि मनुष्य तो अपने आप सोचता है, इसका जवाब ये है, ईश्वर ने मनुष्य बनाया और सॉफ्टवेयर डेवलप करके छोड़ दिया। ईश्वर के हिसाब से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हम हैं और हमारे हिसाब से मशीनें हैं, इतना ही तो अंतर है। एक लेवल ऊपर जाती फिलोसफी आ जाती है।